फ्रेंड्स, वेलकम टू घटना सूत्र। मैं हूँ दृष्टि जैन और अभी हम पढ़ेंगे करंट अफेयर्स, जो कि हमने कल पढ़ा था उसी के आगे का हम कंटिन्यू करेंगे आज का 25 जून 2025 का। तो हम इसमें प्रीलिम्स और मेंस दोनों का कंटेंट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलो हम स्टार्ट करते हैं प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स में सबसे पहला टॉपिक है बिजनेस लाइन कॉन्क्लेव टू सेलिब्रेट एमएसएमईज रोल इन इंडियाज ग्रोथ स्टोरी। तो क्या बोला गया है कि बिजनेस लाइन है वो एमएसएमई की ग्रोथ स्टोरी को सेलिब्रेट कर रही है। तो इसको ऑनर करने के लिए एमएसएमई जो है इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट द हिंदू बिजनेस लाइन ऑर्गेनाइज कर रहा है 4th एडिशन ऑफ इट्स एनुअल एमएसएमई ग्रोथ कॉन्क्लेव। कहाँ पे? बैंगलोर में ऑर्गेनाइज कर रहा है। ठीक है, अब एमएसएमई से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स पढ़ेंगे। तो इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 6.3 करोड़ एमएसएमई है और ये सेक्टर एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है 11 करोड़ इंडिविजुअल्स को। ठीक है, दिस इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दैट एमएसएमई डे इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली ऑन 27 जून। एमएसएमई अकाउंट फॉर अबाउट 30%। अब बोला गया कि इंडिया के कितना परसेंट जीडीपी है, तो 30% ऑफ जीडीपी एमएसएमई कंट्रीब्यूट करता है और 48% ऑफ द टोटल एक्सपोर्ट्स। ठीक है, अब जो क्लासिफिकेशन अभी आप सभी को पता होगा कि बजट के टाइम रीक्लासिफिकेशन हुआ है एमएसएमईज का। तो उसमें क्या बोला गया है कि इन्वेस्टमेंट लिमिट और टर्नओवर के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। तो माइक्रो का इन्वेस्टमेंट लिमिट अप टू 1 करोड़ है, अप टू रुपी 1 करोड़। टर्नओवर लिमिट के हिसाब से अप टू रुपी 5 करोड़। स्मॉल में आ जाएंगे तो 10 करोड़ इज इन्वेस्टमेंट लिमिट और 50 करोड़ इज टर्नओवर लिमिट। मीडियम में आएंगे तो 50 करोड़ इज इन्वेस्टमेंट लिमिट एंड टर्नओवर लिमिट इज 250 करोड़। ठीक है, फिर हम लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं। तो लीगल प्रोविजंस में हम सभी को पता है कि इसमें आर्टिकल 19(1) क्लॉज जी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसमें फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और ट्रेड की बात की गई है। नेक्स्ट आते हैं जिसमें बोला गया एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट है 2006 का, जो लीगल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिससे एमएसएमईज रेगुलेट होते हैं। और यूएन जो एसडीजीज की बात करते हैं उसमें एसडीजी 8 और एसडीजी 9। तो एसडीजी 8 टॉक्स अबाउट डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ और एसडीजी 9 बताता है हमको इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, द नेक्स्ट टॉपिक इन प्रीलिम सेगमेंट इज इंडिया लॉन्चेस लार्जेस्ट एवर ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन। कौन सा कैंपेन? धरती आबा जन भागीदारी अभियान। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, धरती आबा जन भागीदारी अभियान। तो ये ऑब्वियसली कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च करेगी? मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स लॉन्च करेगी। लार्जेस्ट ट्राइबल एम्पावरमेंट कैंपेन है जो 15 जून से 15 जुलाई तक चलेगा। ये क्यों हो रहा है? एम्स टू इंश्योर द सैचुरेशन ऑफ ऑल ट्राइबल विलेजेस, जो एसेंशियल गवर्नमेंट स्कीम्स और सर्विसेज से रिलेटेड। अब इसके हाइलाइट्स देखते हैं। तो ये किस चीज़ से अलाइंड है? जनजाति गौरव वर्ष, ट्राइबल प्राइड ईयर है, उसके साथ ये अलाइन करता है और ये भगवान बिरसा मुंडा को ट्रिब्यूट दे रहे हैं। ठीक है, अब इसके 5 पिलर्स क्या है इस कैंपेन के? इसमें जन भागीदारी है, सैचुरेशन है, कल्चरल इंक्लूजन है, कन्वर्जेंस है और लास्ट माइल डिलीवरी है। ठीक है, बस इसमें ये ध्यान रखिएगा किसके रिमेम्बरेंस में मना रहे हैं अपन, तो बिरसा मुंडा। अब लीगल प्रोविजंस पढ़ रहे हैं अपन एससी एसटीज से रिलेटेड। तो उसमें आर्टिकल 46 है जो स्पेशल केयर की बात करता है अबाउट एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट ऑफ एससी एंड एसटीज। 5th शेड्यूल है जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड ट्राइबल एरियाज की बात करता है। और आर्टिकल 342 है जो डिफाइन करता है और आइडेंटिफाई करता है शेड्यूल्ड ट्राइब्स इन इंडिया। ठीक है, इसमें कुछ फैक्ट्स हैं बिरसा मुंडा से रिलेटेड, वो लिखा गया है कि DAGA किस पे, क्या चीज़ का फुल फॉर्म है? धरती आबा जन भागीदारी अभियान, और बिरसा मुंडा के रिमेम्बरेंस में मनाया जा रहा है। और इंडिया में टोटल 75 PVTGs हैं स्प्रेड ओवर 700 ट्राइबल कम्युनिटीज़। अब PVTG किनको बोलते हैं? जो मोस्ट मार्जिनलाइज ट्राइबल ग्रुप्स होते हैं, प्री एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस फॉलो करते हैं, लो लिटरेसी है, स्टैगनेंट पॉपुलेशन है और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है। ठीक है, फिर नेक्स्ट टॉपिक इज आफ्टर डिलेज एक्सियम 4 विथ इंडिया शुक्ला सेट फॉर लॉन्च टुडे। तो काफ़ी डिले हुआ है इसके लॉन्च में, लेकिन फाइनली एक्सियम 4 को लॉन्च किया जा रहा है, एक्सियम 4 मिशन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसमें इंडियन एस्ट्रोनॉट है शुभांशु शुक्ला, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो जून 26, 2025 को लॉन्च होगा कैनेडी स्पेस सेंटर फ्लोरिडा से। ये नासा और एक्सियम स्पेस दोनों मिलकर कंडक्ट कर रहे हैं। अब इसमें बेसिकली हमने फैक्ट देख लिया, ये जो काम का था 26 जून 2025। अब आते हैं हम नासा के बारे में। तो नासा का हेडक्वार्टर कहाँ है? वॉशिंगटन DC में है और इसका एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन है। ठीक है, और एक्सियम स्पेस US बेस्ड प्राइवेट फर्म है, जैसे फैल्कॉन एक्स है ना, वैसे ही। अब हम इंडियन स्पेस रिसर्च कंटेक्स को देखते हैं। तो हमारे यहाँ कौन गवर्न करता है? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस गवर्न करता है और नोडल एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और उसके प्रेजेंट चेयरमैन है V नारायणन। ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कौन है अभी प्रेजेंट चेयरमैन। और हेडक्वार्टर्स इज इन बैंगलोर और कर्नाटका। ठीक है, फिर आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक दैट इज क्लाइमेट फाइनेंस। इंडिया टेक्स लीड इन कॉर्नरिंग डेवलप्ड नेशंस। तो बॉन क्लाइमेट टॉक्स हुई जून 2025 में, जिसमें इंडिया बैक्ड बाय अदर डेवलपिंग नेशन सक्सीडेड इन सिक्योरिंग अ फॉर्मल रीओपनिंग ऑफ डिस्कशंस। ठीक है,
और ये क्या डिप्लोमेटिक शिफ्ट मार्क करता है अहेड ऑफ COP29 जो कहाँ पे हुई थी, बाकू अज़रबैजान में। ये देखते हाईलाइट से मीटिंग कहाँ हुई, बॉन जर्मनी में हुई। और इंडिया का क्या इनिशिएटिव था, एडवोकेटेड फॉर अ सेपरेट नेगोशिएशन ट्रैक टू ऑपरेशनलाइज आर्टिकल 9.1 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो किसकी बात हो रही है, आर्टिकल 9.1 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। तो 9.1 की में क्या लिखा हुआ है, देखो नीचे आओ जहाँ मैंने एरो बनाया है, कि ये लीगल ऑब्लिगेशन प्लेस करता है डेवलप्ड कंट्रीज़ में टू प्रोवाइड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, ठीक है। और आर्टिकल 4.3 लीगल बेसिस प्रोवाइड करते हैं क्लाइमेट फाइनेंस नेगोशिएशन कमिटमेंट्स के लिए। अभी UNFCCC लिखा हुआ है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क फॉर कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। ये 1992 अर्थ समिट रियो में बना था और इसका मैंडेट है टू स्टेबलाइज ग्लोबल ग्रीन हाउस गैस एमिशंस और हेडक्वार्टर है बॉन जर्मनी में। अब लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं हम, तो आर्टिकल 48A है DPSP का, वो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात करता है कि स्टेट को एफर्ट्स लेने चाहिए। और फिर आर्टिकल 253 है जिसमें पार्लियामेंट ग्रांट्स पार्लियामेंट द पावर टू लेजिस्लेट ऑन मैटर्स रिलेटेड टू इंटरनेशनल ट्रिटी और एग्रीमेंट। तो हमारे इंटरनेशनल ट्रिटी और एग्रीमेंट पे कौन लेजिस्लेशन वो करता है, अप्रूव करता है, पार्लियामेंट। फिर की फैक्ट्स की बात की जाए तो $300 बिलियन पर ईयर क्लाइमेट फाइनेंस गोल बियॉन्ड 2035 वॉज एग्रीड ड्यूरिंग COP28, ठीक है। और इंडिया ने डेडिकेटेड कंसल्टेशन ट्रैक ऑन फाइनेंस ड्यूरिंग बॉन्ड नेगोशिएशंस बोला था। उसमें आर्टिकल 9.1 की बात की गई थी कि प्रोवाइड मतलब वो बाइंडिंग है, बोला गया है कि डेवलप्ड नेशंस को ये देना ही पड़ेगा, ठीक है। दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हम आते हैं 15th सेंचुरी लैम्प डिस्कवर्ड इन कर्नाटका टेम्पल। तो कर्नाटका के टेम्पल में 15th सेंचुरी ओल्ड लैम्प मिला है। एन एंटीक 15th सेंचुरी लैम्प फीचरिंग शैवा एंड वैष्णवाइट ट्रेडिशन मिला है, कहाँ पे, अनंत पद्मनाभ टेम्पल में, पडेरू उडुपी डिस्ट्रिक्ट में। उडुपी डिस्ट्रिक्ट, ये ध्यान रखना, कर्नाटका में। ये इंटीग्रेशन शो करता है वैष्णविज्म और शैविज्म का। अब की हाइलाइट्स क्या है, ये लैम्प डोनेट किया गया था बासवानाराज बांगा इन 1456 CE। यहाँ पे एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मिला है और ये फ्यूजन बताता है शैवा और वैष्णवाइट ट्रेडिशन का, ठीक है। स्कल्पचर फीचर्स क्या क्या है, ब्रह्मा इज शोन होल्डिंग अ सेक्रेड बुक इन अभय मुद्रा, कौन सी मुद्रा में, अभय मुद्रा। फिर इंद्रा कैरी कर रहे हैं वज्र इन हिज लेफ्ट हैंड, वरुण होल्ड्स अ काउंच, जो शेल होता है ना वो, रावणा सीटेड ऑन गॉडेस मारी, कुमारा राइडिंग अ पिकॉक एंड भृंगिनी प्लेइंग द ताल, ठीक है। इसमें 5 डीटीज संभाग पोज में दिखाए गए हैं। और गरुड़ जो है वो अपराइट खड़ा हुआ है, बिहाइंड हिम इज शिवा इन अंजलि मुद्रा, कौन से मुद्रा में, अंजलि मुद्रा में, तो ये ध्यान रखना। अब लीगल प्रोविजंस देखते हैं हम कल्चर से रिलेटेड, तो आर्टिकल 49 है। तो आर्टिकल 49 में प्रोटेक्शन ऑफ मॉन्यूमेंट्स एंड हेरिटेज साइट्स की बात की गई है। और है 7th शेड्यूल लिस्ट 1 एंट्री 67 जिसमें आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस की बात की गई है, ठीक है। हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। फॉर द फर्स्ट टाइम इंडिया ब्रेक्स इनटू टॉप 100 इन ग्लोबल SDG रैंकिंग्स। तो इंडिया फर्स्ट टाइम टॉप 100 में आया ग्लोबल SDG रैंकिंग्स में, ठीक है, 99th पोजीशन में आया है। अब की हाइलाइट्स क्या है कि 2025 में 99th रैंक है, जो इंप्रूव हुआ है 109 में जो रैंक था 2024 में। SDG स्कोर हमारा 67 है और चाइना का रैंक है 49, हम चाइना से कंपेयर कर रहे हैं। और रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है, UNSDSN पब्लिश करता है। अब लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 21 है जो राइट टू लाइफ गारंटी करता है और लाइन करता है SDG 3 के साथ गुड हेल्थ एंड वेलबींग। फिर आर्टिकल 39B है जो एडवोकेट करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज और SDG 1 जिसमें नो पॉवर्टी की बात की गई है। फिर आर्टिकल 48A की बात करते हैं जो इंश्योर करता है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन लिंक टू SDG 13, क्या चीज़ से लिंक करता है, SDG 13 से। फिर की फैक्ट्स की बात की जाए तो इंडिया एम्स टू अचीव ऑल 17 SDGs बाय 2030, ठीक है, 17 SDGs अचीव करना है हमको। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कहाँ अडॉप्ट किए गए थे, 2015 में UN जनरल असेंबली में, ठीक है। आई होप ये क्लियर होगा। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं आंगनवाड़ी टू सर्व मील्स इन न्यू प्लेट्स टू 91 लाख चिल्ड्रन, कितने, 91 लाख चिल्ड्रन को सर्व करेंगे। आफ्टर अ गैप ऑफ 9 years आंगनवाड़ी सेंटर्स फॉर ईयरली 91.5 लाख चिल्ड्रन इन बिहार, तो बिहार स्पेसिफिक बात हो रही है और ये सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अंदर आता है। अब न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्या क्या हमारे आर्टिकल्स हैं, तो आर्टिकल 47 है जिसमें न्यूट्रिशन की बात की गई है और आर्टिकल 39E है जिसमें चिल्ड्रन को बोला गया कि फोकसेस ऑन प्रोटेक्टिंग चिल्ड्रन फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन एंड इंश्योरिंग देयर हेल्दी डेवलपमेंट। अब हमने जो सस्टेनेबल न्यूट्रिशन प्रोग्राम के बारे में बात की वो ICDS स्कीम के अंदर इम्प्लीमेंट होता है जो 1975 में लॉन्च किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंदर। ये लार्जेस्ट अर्ली चाइल्डहुड केयर प्रोग्राम है ग्लोबली, ठीक है।
टेक होम राशन का भी एक पार्ट होता है इसमें, फॉर्म्स अ की कंपोनेंट ऑफ सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। बिहार रैंक सेकेंड इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ आंगनवाड़ी बेनिफिशियरीज, तो बिहार सेकेंड रैंक पे है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं सहजानंद डेथ एनिवर्सरी टू बी ऑब्जर्व एट BIA ऑन June 26। जो डेथ एनिवर्सरी है स्वामी सहजानंद सरस्वती की, वो कौन थे? सहजानंद सरस्वती एक पीजेंट लीडर थे। ठीक है, पीजेंट लीडर थे, फ्रीडम फाइटर थे, उनकी कोमेमोरेट की जाएगी 26 जून 2025 को। कहाँ पे? बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पटना में। ये ट्रिब्यूट दे रहे हैं उनको और फार्मर्स वेलफेयर और नेशनल डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे। फिर आते हैं की फैक्ट्स की बात स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में। तो ये 1889 में इनका बर्थ हुआ था और ये पास अवे हो गए थे 1950 में। इन्होंने एग्रेरियन राइट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फाइट किया था। स्पीयर हीडेड मल्टीपल किसान मूवमेंट्स, तो किसान मूवमेंट्स को इन्होंने स्पीयर हीड किया था बिहार में एंड अक्रॉस इंडिया अगेंस्ट जमींदारी एक्सप्लॉयटेशन। ऑथर्ड नोटेबल टेक्स्ट सच एस किसान मैनिफेस्टो एंड भूमिहार ब्राह्मण समाज। ठीक है, हिज लीडरशिप कैटलाइज्ड द एग्रेरियन अपराइजिंग्स ड्यूरिंग प्री इंडिपेंडेंस एरा, तो प्री इंडिपेंडेंस एरा के टाइम इनका काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल था। ऑल इंडिया किसान सभा इन्होंने फाउंड की थी लखनऊ में और ये इसके पहले प्रेसिडेंट थे। ठीक है, इन्होंने की सेंट्रल रोल प्ले किया था बकस्त लैंड मूवमेंट में इन बिहार। ठीक है, यह अब काफ़ी इंपॉर्टेंट है। क्लोजली एसोसिएटेड विद द पावरफुल स्लोगन जमींदारी हटाओ, तो ये जमींदारी हटाओ स्लोगन इन्होंने दिया था। अब हम लीगल प्रोविजंस की बात करते हैं तो आर्टिकल 48 है DPSP में, जो डायरेक्ट करता है स्टेट को टू प्रमोट मॉडर्न एंड साइंटिफिक एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। और आर्टिकल 39B है जो एडवोकेट करता है फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मटेरियल रिसोर्सेज फॉर द कॉमन गुड। ठीक है, किसके लिए? कॉमन गुड के लिए। उसके बाद देखो हमने यहाँ पे हमारा प्रीलिम्स वाला कंटेंट खत्म किया। अब हम देखते हैं मेंस वाला कंटेंट कि मेन स्पेसिफिक हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मेन स्पेसिफिक में है फर्स्ट टॉपिक इज इमरजेंसी एंड इट्स लेसन। तो जो इमरजेंसी का टाइम था ना, इंदिरा गांधी के टाइम जो इमरजेंसी थी उससे रिलेटेड हम पढ़ेंगे। तो इस आर्टिकल में बोला गया है कि उस टाइम 21 मंथ लॉन्ग इमरजेंसी का पीरियड था 1975 में 77 से, और जिसने कॉन्स्टिट्यूशनल ओवररीच हुआ था जिस टाइम, इरोजन ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स हुआ था और लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑन इंडियाज इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आई थी? शाह कमीशन की रिपोर्ट आई थी और उसने हाईलाइट किया था कुछ की लेसन्स और ऑनगोइंग रिलेवेंस ऑफ इंस्टीट्यूशनल चेक्स। ठीक है, इसमें की हाइलाइट्स के बारे में हम देखते हैं कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या था इमरजेंसी का। तो इमरजेंसी प्रोक्लेम की गई थी आर्टिकल 352 के अंदर जून 25, 1975 में। किस बेसिस पे? दो टाइप की होती है ना, इंटरनल और एक्सटर्नल इमरजेंसी। तो ये इंटरनल इमरजेंसी थी, इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के कारण। और कब तक चली है ये? 21 मार्च 1977 तक। इट फॉलोड द इलाहाबाद हाई कोर्ट वर्डिक्ट दैट फाउंड इंदिरा गांधीज इलेक्शन इनवैलिड। तो उस टाइम क्या इलाहाबाद हाई कोर्ट का डिसीजन था कि इंदिरा गांधी का इलेक्शन इनवैलिड डिक्लेयर कर दिया गया था। ड्यूरिंग दिस पीरियड सिविल लिबर्टीज इंक्लूडिंग फ्रीडम ऑफ स्पीच, प्रेस एंड पर्सनल लिबर्टी वर सस्पेंडेड। ठीक है, इस टाइम ये सब चीज़ सस्पेंड कर दी गई थी। फिर मिसयूज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की बात करते हैं तो देयर वाज वाइड स्प्रेड अब्यूज ऑफ आर्टिकल 352, आर्टिकल 356 एंड आर्टिकल 360। तो कौन कौन सा? 352 इज नेशनल इमरजेंसी, 356 इज प्रेसिडेंट्स रूल और 360 इज फाइनेंशियल इमरजेंसी। फिर फंक्शनिंग ऑफ पार्लियामेंट, जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव बिकेम इंक्रीजिंगली सेंट्रलाइज्ड एंड अथॉरिटेरियन। The 42nd constitutional amendment significantly restricted judicial review, expanded executive authority and weakened federal principles. ठीक है, तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हुई थी, उसके बाद 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया था। फिर शाह कमीशन की क्या फाइंडिंग थी? 1977 में जो शाह कमीशन थे उसने बोला था कि सीरियस ह्यूमन राइट वायलेशंस हुए और इंस्टीट्यूशनल ब्रेकडाउन हुआ है। तो 1.5 लाख इंडिविजुअल अरेस्ट हुए थे प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉज के अंदर, 8.5 लाख स्टेरिलाइजेशन हुए थे 1976 में और 25,962 केसेस हुए थे प्रेस सेंसरशिप के। ठीक है, और 11 करोड़ स्पेंड हुआ था गवर्नमेंट के प्रोपोगेंडा पे। फिर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस पे क्या इम्पैक्ट आया था? तो इलेक्शन कमीशन, CAG, सुप्रीम कोर्ट, इन सब की कॉम्प्रोमाइज़ की गई थी ऑटोनॉमी को। प्रेस एंड जुडिशरी वर सब्जेक्टेड टू इंटिमिडेशन एंड कंट्रोल और ब्यूरोक्रेसी काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिसाइज हो गई थी। फिर उसके बाद पॉलिटिकल आफ्टरमैथ एंड पब्लिक रिजेक्शन की बात करें तो 1977 में जनरल इलेक्शंस हुए थे, उसमें कांग्रेस पार्टी डिसिसिवली डिफीट हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा लंबे मार्जिन से डिफीट हो गई थी। दिस मार्क द फर्स्ट मास इलेक्टोरल रिजेक्शन ऑफ द अथॉरिटेरियन गवर्नेंस। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस की हम बात करते हैं तो कौन कौन से मिसयूज़ हुए थे? आर्टिकल 352 जिसमें प्रोक्लेमेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी की बात होती है, आर्टिकल 356 जिसमें प्रेसिडेंट्स रूल की बात है,
आर्टिकल 360 जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात है, आर्टिकल 19 और 21 जिसमें सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स की बात है, और 42nd अमेंडमेंट जिसमें अंडरमाइन इसमें बोला गया अंडरमाइन जुडिशियल रिव्यू एंड एनहांस लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी। ठीक है, फिर उसमें वे फॉरवर्ड क्या था कि सेफगार्ड आर्टिकल 21 थ्रू बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन upheld in K.S. Puttaswamy case and Menaka Gandhi cases. Introduce a constitutional amendment to prevent the misuse of Article 352 for vague reasons. तो Article 352 का misuse नहीं करना है. Strengthen the independence of constitutional institutions like ECI, CAG, NHRC जिससे कि ट्रांसपेरेंट अपॉइंटमेंट्स हो सके और सिक्योर टेन्योर्स हो सके. फिर रिफॉर्म करना है जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स को टू इंश्योर ऑटोनॉमी एंड अकाउंटेबिलिटी. जो NJAC का डिबेट चल रहा है ना, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का, उससे रिलेटेड है. फिर एनकरेज करना है सिविक एजुकेशन ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स टू बॉल्स्टर डेमोक्रेटिक रिजिलियंस. ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा. फिर नेक्स्ट मेंस का टॉपिक है द नीड फॉर जेंडर इक्विटी इन अर्बन ब्यूरोक्रेसी. ठीक है, जेंडर इक्विटी की हम बात करेंगे यहाँ पे. तो यहाँ पे आते हैं, चलो न्यूज़ में क्या बोला गया है कि जो आर्टिकल था वो अटेंशन ड्रॉ कर रहा है परसिस्टेंट जेंडर डिस्पैरिटी इन इंडियाज अर्बन एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर्स. और ये बोला जाता और ये बोल रहे हैं कि इसमें जेंडर इंक्लूसिव प्लानिंग की ज़रूरत है एंड जेंडर बजटिंग की, जिससे कि इक्विटेबल अर्बन डेवलपमेंट हो सके. अब की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन गेन्स था, जिसमें 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट मैंडेट किया 33% रिजर्वेशन को फॉर विमेन इन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स. जब रेस किया गया विच हैज़ बीन रेज टू 50% इन 17 स्टेट्स एंड 1 इन यूनियन टेरिटरी. फिर अकॉर्डिंग टू मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज 46% ऑफ लोकल इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स आर नाउ विमेन. तो 46% ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो विमेन है अभी. एडमिनिस्ट्रेटिव गैप्स की बात करते हैं जेंडर रिप्रेजेंटेशन में, तो विमेन अकाउंट फॉर ओनली 20% ऑफ इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट के हिसाब से. फिर ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट में के हिसाब से सिर्फ 11.7% है विमेन नेशनल पुलिस फोर्स में, और प्राइमरीली उनको नॉन फील्ड ड्यूटीज़ दी जाती है, ऐसा बोल रहे हैं. फिर अर्बन प्लानिंग, ट्रांसपोर्ट एंड म्यूनसिपल इंजीनियरिंग सेक्टर्स कंटिन्यू टू बी मेल डोमिनेटेड. अब इसका इम्पैक्ट क्या होता है ब्यूरोक्रेटिक जेंडर गैप का, कि इट इम्पैक्ट्स द डिज़ाइन ऑफ इंक्लूसिव इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक सेफ ट्रांसपोर्ट, एडिक्वेट लाइटिंग एंड पब्लिक सेफ्टी सिस्टम्स. और एब्सेंस ऑफ विमेन इन टेक्निकल रोल अफेक्ट सर्विस डिलीवरी फॉर डाइवर्स अर्बन पॉपुलेशन. विमेन है वो यूनिक लिव्ड एक्सपीरियंसेस लाती है गवर्नेंस में, ऐसा बोल रहे हैं. अब ग्लोबल बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है जेंडर सेंसिटिव गवर्नेंस के लिए, तो जो जैसे कंट्रीज़ है रवांडा, ब्राज़ील, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ये जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग प्रैक्टिस करती है. और यहाँ पे एक चीज़ और होती है, एफर्मेटिव एक्शन पे ज़्यादा फोकस है. रिसर्च ने अभी बोला है कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग है वो हेल्प करता है पब्लिक सेफ्टी, ट्रांसपोर्ट और सोशल सेक्टर इन्वेस्टमेंट में. जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग में यदि हम इंडिया की बात करें तो स्टेट्स लाइक दिल्ली, तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका ने पायलट किया है इसको, जहाँ जैसे कि एग्जाम्पल्स है विमेन ओनली बसेस, अर्बन सेफ्टी ऑडिट्स एंड इम्प्रूव्ड स्ट्रीट लाइटिंग. तमिलनाडु ने जेंडर पर्सपेक्टिव अप्लाई किया था 23% ऑफ इट्स बजट इन 2022 to 23. ठीक है, अब इसके लिए कुछ स्पेसिफिक डाटा है वो हम देखते हैं. इंडिया स्पेंड की रिपोर्ट के हिसाब से जो अभी हमने देखा 20% IAS ऑफिसर्स है विमेन सिर्फ. ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हिसाब से 11.7% विमेन है सिर्फ नेशनल पुलिस फोर्स में. और सेफ्टी पिन एंड WRI की रिपोर्ट के हिसाब से 60% अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है जो 50 अर्बन सिटीज़ में, उसमें जेंडर कंसिडरेशंस नहीं लिया गया है. ठीक है, फिर एसोसिएटेड इंस्टीट्यूशंस इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट, तो मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज है जो ओवरसी करता है लोकल गवर्नेंस रिफॉर्म्स को. मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है जो प्रमोट करता है जेंडर पैरिटी को. और ये जो रिसर्च कौन प्रोवाइड करता है, इंडिया स्पेंड, BPRD और सेफ्टी पिन जैसे इंस्टीट्यूशंस. अब इसके लिए हमको करना क्या चाहिए, तो आर्टिकल में सजेशंस दिए गए हैं. तो मेन स्ट्रीम जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग अक्रॉस मिनिस्ट्रीज यूजिंग आउटकम बेस्ड इंडिकेटर्स. तो कौन से इंडिकेटर्स, आउटकम बेस्ड इंडिकेटर्स एंड इंडिपेंडेंट ऑडिट्स. इसमें इनकरेज करना है विमेन की एंट्री को एंड लीडरशिप इन टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डोमेन्स. और इंस्टीट्यूशनलाइज करना है अर्बन सेफ्टी लिमिट्स को, ऑडिट्स को फ्रॉम अ जेंडर पर्सपेक्टिव. लॉन्च स्कॉलरशिप एंड इंसेंटिव प्रोग्राम्स टू सपोर्ट विमेन इन STEM एंड इंजीनियरिंग. इसमें बिल्ड करना है पॉलिटिकल मोमेंटम थ्रू विमेन फोकस्ड कैंपेन्स एंड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव्स. ठीक है, तो आई होप ये क्लियर होगा आपको. प्री का टॉपिक भी और मेंस का टॉपिक भी मैंने काफ़ी अच्छे से आपको प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और मेंस का मेंस पर्सपेक्टिव से कि क्या इश्यूज़ है उसमें, क्या सॉल्यूशन है और क्या क्या सजेशंस है, सब बताया है, सब डिस्कस किया है हमने. अब अभी हम क्या करेंगे, अभी हमने सुबह के वीडियो में हमने देखा है करंट अफेयर्स वाला पार्ट प्रीलिम्स और मेंस पर्सपेक्टिव से. अब हम शाम को इसके क्वेश्चंस करेंगे, बोथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर प्रीलिम्स एंड एनालिटिकल क्वेश्चंस फॉर मेंस.
तो ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। ठीक है, थैंक यू।